गुड इवनिंग। मैं इन सब मामलों में हाँ वही करेंगे आज। हम लीनियर सम को डिस्कस कर रहे थे, तो लीनियर सम डिस्कस करने के बाद फिर हम चलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स करेंगे। बस फिर इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है, हो सका तो इनर प्रोडक्ट स्पेसिस भी देखेंगे, है ना। चलो जल्दी से आओ। तो लास्ट क्लास के अंदर हम क्या कर रहे थे, लीनियर सम कर रहे थे, लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस, दो सबस्पेसिस का लीनियर सम कर रहे थे। लीनियर सम के लिए हमने क्या कहा था, ठीक है ठीक है ठीक है बेशक, लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसिस, दो सबस्पेसिस का लीनियर सम क्या होगा। गुड इवनिंग निधि। कहता है कि W1 प्लस W2 को हम लीनियर सम बोलेंगे। ये सम क्या होता है, कहता है कि W1 के, हाँ इसके बाद आएगा, W1 के सारे एलिमेंट्स को W2 के सारे एलिमेंट्स में जोड़ दो। राम राम पवन। W1 के सारे एलिमेंट्स को सारे के सारे W2 के एलिमेंट्स में जोड़ दो, तो हमारा W1 प्लस W2 बन जाएगा, हमारा W1 प्लस W2 बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा। ठीक है, इसको हमने लीनियर सम कहा था, और हमने ये भी देखा था कि जो ये लीनियर सम होता है ये भी वी का सबस्पेस होता है। ये भी क्या होता है, वी का सबस्पेस होता है। जिस वेक्टर स्पेस के दोनों सबस्पेस हैं उसी का सबस्पेस लीनियर सम भी बनता है। ठीक है, तो अब कुछ इससे जुड़े एक दो इससे रिलेटेड एक दो रिजल्ट देखते हैं और फिर डायरेक्ट सम पे चलते हैं। वो मेन टॉपिक है यहाँ पे। सर मेरी क्लास ब्रेक हो गई, 12th क्लास टॉपिक कब से होगी। 12th क्लास के टॉपिक तो पूजा में टाइम लगाऊंगा, पहले मैं यूजी पीजी को कवर करूंगा। और अगर तुम्हें 11 12th का करना है पहले, तो अपना वीओडी से कर लो। ठीक है, अपना वीओडी से पहले निपटा लो। और मैं एक इन्फॉर्मेशन और भी दे देता हूँ अभी शुरू में ही, अब आगे के इस वीक में और नेक्स्ट वीक में हमारी क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैं जाऊँगा बाहर, मेरे को थोड़ा पीएचडी का काम है, तो मैं अपना पीएचडी का काम निपटाऊंगा। ठीक है, तो इस वीक और नेक्स्ट वीक हमारी क्लास नहीं होगी। ठीक है, यानी कि हमारी अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो शायद 11 तारीख को होगी। 11 तारीख का मंडे है, या फिर सैटरडे तक में भी हो सकती है, 9 तारीख का सैटरडे है। बाकी ये मान के चलो कि 11 को ही होगी। ठीक है, तो ये वीक और अगले वीक मैं रहूँगा बाहर, तो क्लास नहीं ले पाऊंगा। और तुम्हारे पास वीओडी रहेगी तो अपनी वीओडी से तैयारी कर लेना। ठीक है, अगर तुम्हें यही कंटिन्यूटी में करना है मतलब, तो या तो अपना लीनियर अलजेब्रा खत्म कर लेना। बाकी मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कर लेना। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अपना वीओडी से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैं लाइव नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को कंप्लीट कर लेना। जिन बच्चों का एग्जाम आ रहा है EMRS का, बीपीएससी का, जो भी एग्जाम आ रहे हैं, वो अपना बैठ के वीओडी में से उसकी तैयारी कर लेना। टाइम वेस्ट मत करना, तो सिलेबस तुम्हारे पास है, तो मेरे को ये रिलैक्सेशन है कि कुछ छूटेगा नहीं, तुम अपनी चीजें कवर कर लेना। तो जो बच्चे DSSS का ही कंटिन्यू कर रहे हैं, वो तो अपना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा खत्म कर लेना। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के 7-8 लेक्चर होंगे, या ज्यादा भी हो सकते हैं, मे भी 7-8 तो होंगे ही। वो लेक्चर करना इतने में ही हो जाएगा, दिन का एक लेक्चर करोगे, काफी रिजल्ट है उसके अंदर, वो कर लेना, उससे ही हो जाएगा। उसकी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम में थोड़ा सा ऊपर मिल जाएगी, थोड़ा सा ऊपर जाके देखोगे तो उसकी भी जो पीडीएफ है वो सारी टेलीग्राम पे पड़ी होगी। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा निपटा लेना। और जो बच्चे का अभी एग्जाम आ रहा है एकदम तुरंत ही, वो अपना वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना। 11वीं 12वीं का भी उसमें सारा का सारा ही है। ठीक है, तो ये 2-3 इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने दे दी। चलो, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं बात को। ठीक है, तो लीनियर सम को हमने क्या कहा था, हाँ EMRS का 16 को है, सही है। अब तुम्हारे पास 17-18 दिन है, इसको कर लो, 20 दिन ही है लगभग, ये लगा लो। तो लीनियर सम को हमने कहा था ये सब स्पेस भी होता है। अब कुछ एक दो रिजल्ट्स मैं बोल रहा हूँ वो देख लो। एक्चुअली में जो लीनियर सम होता है ना, एक्चुअली में जो लीनियर सम होता है, ये प्रॉपर एक थ्योरम होती है। लीनियर सम जो होता है वो इन सब स्पेसिस के यूनियन से जनरेट होता है। जो लीनियर सम होता है वो, सर आज के बाद हाँ, हाँ देवकांत, जो लीनियर सम होगा वो यूनियन से जनरेट होता है। मतलब यूनियन, जब W1 यूनियन W2 कर देते हैं तो उनसे जनरेट होने वाला जो सब स्पेस बनता है वही सब स्पेस लीनियर सम भी होता है। ये कहना चाह रहा है, ये रिजल्ट ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब हम बात हमारी बढ़ाएंगे आगे। पहले आता है हमारा डिसजॉइंट सबस्पेस। ये छोटा सा ही टॉपिक है, इसके अंदर कुछ ज्यादा चीज है नहीं। डिसजॉइंट सबस्पेसिस क्या होते हैं, अच्छा एक चीज और, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कितनी होती है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीनियर सम की डायमेंशन कितनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी आ जाता है। और यूपी वालों में तो शायद ये एक बार डायरेक्ट, यूपी टीजीटी पीजीटी में तो ये फॉर्मूला ही पूछा हुआ था कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कितनी होती है। तो ये कितनी होती है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ, माइनस इंटरसेक्शन की डायमेंशन, ये होती है। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि भाई W1 मैंने तुम्हें एक सब स्पेस दे दिया XYZ, सच दैट कि x1 सॉरी x इज इक्वल टू 0 है। W2 मैंने एक सब स्पेस दे दिया XYZ, सच दैट z इज इक्वल टू। तो अब मुझे तुम बताओ कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कितनी होगी। W1 प्लस W2 की डायमेंशन कितनी होगी, ये बताओ। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कितनी होगी, ये बताओ।
वेरी गुड रूबल, रूबल का एकदम सही है। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा ये देखो। पहले वाला जो सबस्पेस है, हिमांशु का भी ठीक है, पहले वाला जो सबस्पेस है, पहले वाले सबस्पेस के अंदर किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर है, 0 y z, ये ऑर्डर्ड पेयर है। जो दूसरे वाला सबस्पेस है इसके अंदर x y 0 इस तरीके के सबस्पेस है। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, W1 इंटरसेक्शन W2 लेंगे, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या होगा, यहाँ 0 है, यहाँ पे सारे x हैं, तो दोनों के इंटरसेक्शन में 0 आएगा। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो यहाँ y हो जाएगा। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे सारे z है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में 0 आ जाएगा, है ना। तो W1 की डायमेंशन तो 2 दिख रही है साफ साफ, W2 की डायमेंशन भी 2 दिख रही है और इंटरसेक्शन की 1 दिख रही है। तो लीनियर सम की डायमेंशन हो जाएगी 3। लीनियर सम की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझे इस बात को। और देखो, जैसे कि मान लो मैंने W1 कह दिया, W1 सपोज मैंने कह दिया एक्स वाई जेड, सॉरी A3 क्रॉस 3 सच दैट A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A है। W2 मान लो मैंने कह दिया क्या, A3 क्रॉस 3 A का ट्रांसपोज माइनस A। बताओ दोनों का लीनियर सम की डायमेंशन कितनी आएगी, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 की डायमेंशन कितनी आएगी बताओ। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कितनी है। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं अब इस तरीके, इस बैच को, हमारे इस बैच को मैं इस तरीके से देख रहा हूं कि मैं अब चीज़ों को फैला फैला के पढ़ाऊं। मतलब बीओडी अब तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास सारे टॉपिक्स हैं, तो अब मेरा टारगेट ये है कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा कराऊं ताकि हमारी चीज़ें कवर अप होती जाएं। तो वहाँ का लीनियर अलजेब्रा देखोगे तो वो तुम्हें हो सकता है कम दिखे, ऐसा लगेगा कि सर शॉर्ट में कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा कम कम हो रहा है। यहाँ पे अब क्योंकि वो वीओडी मिल गया तुम्हें, इसलिए मैं उससे थोड़ा सा इधर उधर की करा रहा हूँ चीज़ें। इससे क्या होगा, तुम्हारी तैयारी और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। अगर मैं सेम वही लेक्चर वापस से रिपीट कर दूँ सारे के सारे, तो उससे कोई फायदा नहीं है ना। तो अब मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ तुम्हें वो वीओडी देके, कि मान लो एकदम से एग्जाम आ जाए तो तुम वो तो पढ़ ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उनमें, है ना। तो ये पर्पज़ है थोड़ा सा। बताओ, बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको पूरा अच्छे से करें। अच्छा, DSSB का कोई कुछ न्यूज़ कुछ है, DSSB का कुछ न्यूज़, कब तक नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं, क्या है क्या नहीं है, कुछ किसी के पास कोई खबर हो, किसी का कोई नॉन दिल्ली में टीचर हो, उनसे पता करो, पूछो, उनको पता पता है जो दिल्ली के DSSB में कोई लगा हुआ हो। हाँ वैशाली, निशांत और सिमरन का आंसर आया है 6। संजीव, हाँ संजीव ने वैसे ही निकाल दी, जनरल निकाल दी, 3 क्रॉस 3 के लिए निकाल रहे हो। इसकी डायमेंशन कितनी आई थी, इसकी डायमेंशन कितनी आई थी, इसकी डायमेंशन आई थी 6। W1 की डायमेंशन आई थी 6। W2 की डायमेंशन कितनी आई थी, इसमें कितने एलिमेंट्स चाहिए, इसमें मुझे चाहिए 1 2 n इंटू एन माइनस 1/2 था ना, इसकी डायमेंशन थी 3। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखो, ऐसी कौन सी ट्रायंगल होती है, ऐसी कौन सी ट्रायंगल होती है जो, ऐसी कौन सी ट्रायंगल होती है जो सिमेट्रिक भी होगी और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होगी जो सिमेट्रिक भी दिखेगी और स्क्यू सिमेट्रिक भी दिखेगी। यानी कि ए आई जे तुम्हारा ए जे आई के बराबर भी हो और ए आई जे तुम्हारा माइनस ए जे आई के बराबर भी। ये दोनों बातें कब सेटिस्फाई होती हैं बताओ, ये दोनों की दोनों बातें कब सेटिस्फाई होंगी। मुझे तो गलत लग रहा है तुम्हारा, सच पूछो तो मुझे तो तुम्हारा गलत लग रहा है। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। ये दोनों बातें सेटिस्फाई कराओगे तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 2i j 0 आएगा, यानी कि ए आई जे सिर्फ और सिर्फ 0 बनेगा, यानी कि सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। सिर्फ नल मैट्रिक्स इस बात को सेटिस्फाई करेगी, सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स इस बात को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। यानी कि जो इनका इंटरसेक्शन होगा ना, W1 इंटरसेक्शन W2, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स है और कोई नहीं है। और ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है, नहीं नहीं अभी कहाँ हिमांशु, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स, अभी तो लीनियर अलजेब्रा शुरू हुआ है, अभी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से असली काम शुरू होगा। डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकती संजीव, डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक कहाँ होती है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक के केस में डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 0 होने चाहिए, तो डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 0 होंगे ही, डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 0 होने चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक के, तो फिर सिमेट्रिक के भी 0 0 होने चाहिए, और एक एलिमेंट दूसरे के बराबर भी हो और उसके नेगेटिव के बराबर भी हो। दोनों बात कह रहे हैं कि एक एलिमेंट उसके A12 जो है A21 के नेगेटिव के भी बराबर हो और उसके बराबर भी हो, ये दोनों बातें होनी चाहिए। ये बात सिर्फ और सिर्फ 0 सेटिस्फाई करता है ना। यहाँ पे भी ये बात सिर्फ और सिर्फ 0 सेटिस्फाई करेगा, तो सिर्फ 0 बनेगी। और इसकी डायमेंशन कितनी होगी फिर, 0 की डायमेंशन 0, W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन कितनी हुई, 0 हुई, इसकी डायमेंशन कुछ नहीं हुई, क्योंकि 0 एलिमेंट को जनरेट कराने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो इंटरसेक्शन की डायमेंशन 0 हुई, तो 9 आएगा। अगर तुम्हें याद हो तो हम एक चीज पढ़ते थे, अगर तुम्हें याद हो तो हम एक रिजल्ट पढ़ते थे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक रिजल्ट पढ़ते थे अगर तुम्हें याद हो तो, हम कहते थे कि इस दुनिया की हर मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद है कैसे करते थे, इसको ऐसे लिख लेते थे A प्लस है, फिर इसके अंदर A का ट्रांसपोज जोड़ देते थे और A का ट्रांसपोज घटा देते थे, ये कर देते थे। तो फिर क्या होता था, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस में 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, यही होता था।
तो इसके अंदर हम क्या कहते थे कि इस दुनिया की हर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तोड़ सकते हैं। ये वाली तो सिमेट्रिक होती थी और ये वाली स्क्यू सिमेट्रिक होती थी। अब यानी कि मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया की सारी स्क्यू सिमेट्रिक और सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ दोगे, इस दुनिया की सारी सिमेट्रिक और सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ दोगे, तो क्या इस दुनिया की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं आ जानी चाहिए? इस दुनिया की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं आ जानी चाहिए? अगर इसको जोड़ दोगे और इसको जोड़ दोगे तो इस दुनिया की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएंगी। इस दुनिया की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएंगी, इसका मतलब क्या होना चाहिए? इस दुनिया की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई, तो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायमेंशन में कुछ स्पेशल बात तो बची नहीं, सारे एलिमेंट आएंगे। तो अगर इसका ऑर्डर n क्रॉस n का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसकी डायमेंशन फिर n स्क्वायर होनी चाहिए। तो इन दोनों के सम की डायमेंशन n स्क्वायर। ये तुम्हारा W1 ही तो है, स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सबस्पेस तो ये है, क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सबस्पेस ये है W2। जब इन दोनों का लीनियर सम ले लिया तो सारी की सारी m n क्रॉस n मैट्रिक्स आ गई इस दुनिया की सारी। समझ रहे हो बात को? इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स नहीं होगी, सिर्फ जीरो मैट्रिक्स होगी। तो इसमें लीनियर सम की जो डायमेंशन आएगी वो 9 आएगी, क्योंकि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की इस दुनिया की सारी मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा। सर थर्ड स्टेप में A माइनस A ट्रांसपोज लिखिए। मैंने क्या लिख दिया? A माइनस A ट्रांसपोज ही लिखा हुआ है, क्या कर दिया? अच्छा यहाँ यहाँ, ठीक है ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, W1 इंटरसेक्शन W2 निकालते हैं। हो जाएगा ये? बोलो। अब हमारा यहीं से इसी से आगे मैं कंटिन्यू करके एक बात बताता हूं। पहले हमारे पास आता है एक डिसजॉइंट सबस्पेस। डिसजॉइंट सबस्पेसिस, डिसजॉइंट सबस्पेसिस का मतलब क्या है? डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? जिनका इंटरसेक्शन में जो एकदम अलग अलग हो, कहने का मतलब ये है। डिसजॉइंट का मतलब डिफरेंट, ऐसे सबस्पेसिस जो एक दूसरे से एकदम अलग अलग हो उनको डिसजॉइंट सबस्पेसिस बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, V के ही दो सबस्पेस उठा रहे हो, W1 और W2। हम जैसे डिसजॉइंट सेट बोलते थे, अगर तुम्हें याद हो, सेट थ्योरी में हमने डिसजॉइंट सेट देखे थे। क्या होते थे वो? जिनका इंटरसेक्शन 5 होगा, जिनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आएगा, उसको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते थे, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी ना आए? बताओ, क्या कभी ऐसा बना पाओगे कोई सबस्पेस तुम जिनके इंटरसेक्शन में कुछ भी ना आए, जिनका इंटरसेक्शन अगर मैं लूं तो 5 आए? क्या ऐसा पॉसिबल है? कुछ सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि W1 और W2 के इंटरसेक्शन में कुछ भी ना आए? बताओ, क्या ऐसे दो सबस्पेस हम बना सकते हैं? बोलो। बना सकते हैं तो एक एग्जांपल दे दो, नहीं बना सकते तो रीजन दे दो। अगर हम बना सकते हैं तो एक एग्जांपल दे दो, और नहीं बना सकते तो एक रीजन दे दो। नहीं बोल रहा है कोई भी। देखो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो सबस्पेसिस का इंटरसेक्शन 5 आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक वेक्टर स्पेस के दो सबस्पेसिस का इंटरसेक्शन 5 आए। अब कैसे नहीं हो सकता ये देखो, वो ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि इस सबस्पेस के पास अपना आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा 0। इस सबस्पेस के पास अपना आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, इसके पास अपना आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, जो भी है वो 0। W1 जो होगा इसके पास भी वही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि सबस्पेस उसी का ही तो है, और उसको सबस्पेस बनना है तो आइडेंटिटी होनी भी चाहिए उसकी। सिमिलरली इसके पास भी वही आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि इसी के तो हिस्से हैं। और कम से कम इंटरसेक्शन तुम यही बना सकते हो कि इनके इंटरसेक्शन में वो बस 0 ही मिल जाए, वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिल जाए। तो इसी को ही वो डिसजॉइंट बोल देता है कि यहाँ पे 5 मत समझ के चलना, क्योंकि दो सबस्पेसिस के इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर मिलेगा। अब जैसे कि एग्जांपल से देखो, अभी हमने एग्जांपल यही तो डिस्कस किया। W1 सबस्पेस था इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, W2 सबस्पेस था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। हमने जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी और एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी है। वो सिर्फ और सिर्फ कब हो पाया? देखो, इन दोनों का जब तुम इंटरसेक्शन निकालने चले तो यूं ऐसा नहीं हुआ कि कुछ भी नहीं आया। डायमेंशन तो 0 ही लिख रहे हो उसकी, डायमेंशन के हिसाब से तो कुछ भी नहीं आया, डायमेंशन के हिसाब से तो 0 ही आ रहा है, पर एक्चुअल में एक नल मैट्रिक्स तो आ रही है ना उसके अंदर। इन दोनों के इंटरसेक्शन में नल मैट्रिक्स तो आ ही रही है ना, हालांकि उसकी डायमेंशन कुछ नहीं है। तो सेट की फॉर्म में तो उसका इंटरसेक्शन 5 नहीं है, पर डायमेंशन की फॉर्म में उसका इंटरसेक्शन 5 है। समझ रहे हो बात को? सिमिलरली मान लो मैं तुमको कह दूं, मान लो एक सबस्पेस तुमने ले लिया x00, ये ए ले लिया मान लो, और एक दूसरा सबस्पेस ले लिया 0 0 y, एक सबस्पेस ये ले लिया 0 0 z ले लिया, ये दो सबस्पेस ले लिए हैं, दोनों अलग अलग एकदम। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट y और z 0 है, यहाँ पे z कोऑर्डिनेट है और x और z 0 है, x और y 0 है। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या इनके इंटरसेक्शन में तुम्हें 0 0 0 एलिमेंट नहीं दिखेगा? क्या इन दोनों के इंटरसेक्शन में तुम्हें 0 0 0 एलिमेंट नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। तीनों के ही इंटरसेक्शन में मुझे 0 0 0 एलिमेंट दिख जाएगा। तो अब ये डिसजॉइंट ही हैं, ये दोनों के दोनों सबस्पेस डिसजॉइंट ही हैं, क्योंकि इनकी जो इंटरसेक्शन की डायमेंशन है वो 0 है। ठीक है, मेरे को उम्मीद है इतने से बात क्लियर हो गई होगी। तो डिसजॉइंट सबस्पेसेस क्या होते हैं? ऐसे सबस्पेसेस जिनके इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आए। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं जिनके इंटरसेक्शन की डायमेंशन कितनी हो, जिनके इंटरसेक्शन की डायमेंशन 0 हो। ठीक है, ऐसे सबस्पेसेस को हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सबस्पेसेस कहते हैं। एग्जांपल दो तो बता दिए मैंने,
एग्जाम्पल्स मैंने तुम्हें दो तो बता दिए, एक एग्जाम्पल और देता हूँ। देखो W1 सब स्पेस ले लो उन सारे एफ एक्स का, सच दैट एफ एक्स तुम्हारा क्या है, सच दैट एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, एफ एक्स है। W2 ले लो ऐसे सारे एफ एक्स जहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स तुम्हारा माइनस का एफ एक्स। बोलो इनके इंटरसेक्शन में क्या गए, किस चीज के सब स्पेसिस है, पहचान में आ रहे हैं? ये दोनों किस चीज के सब स्पेसिस हैं, समझ में आ रहे हैं? फंक्शंस के सब स्पेसिस हैं, और किस तरीके के फंक्शंस है, किस तरीके के फंक्शंस हैं? ये वाला जो फंक्शन है ये तो इवन फंक्शंस का सबस्पेस है। ये किसका सबस्पेस है? इवन फंक्शंस का सबस्पेस है। और ये वाला सबस्पेस किसका है? ओड फंक्शंस का सबस्पेस है ना? अब दोनों का जब इंटरसेक्शन ढूंढने जाओगे ना, तो दोनों के इंटरसेक्शन में एक एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फंक्शन मिल जाएगा तुम्हें। दोनों के इंटरसेक्शन में एक जीरो फंक्शन मिल जाएगा, क्योंकि जीरो फंक्शन के लिए दोनों बातें सेटिस्फाई करती है। तुम्हें याद है एक बार मैंने तुम्हें कहा था कि यार मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहा था, फिर मेरे को अपनी गलती रियलाइज हुई कि इवन, मैंने तुम्हें बताया था इस दुनिया में ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जो इवन भी हो और ओड भी हो, पर मैं वो लीनियर अलजेब्रा वाला टॉपिक पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि जीरो ऐसा फंक्शन होता है कि जो इवन भी होता है और ओड भी होता है। ये मैंने अपनी करेक्शन की थी, अगर कोई बच्चा शुरू से है बैच में तो उसको पता पाएगा। तो वो करेक्शन मैंने उस टाइम पे मैं यही टॉपिक पढ़ रहा था जब मेरे को ये चीज दिखी थी। तो जीरो इकलौता ऐसा फंक्शन है जो इवन भी होता है और ओड भी होता है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी सिर्फ जीरो एलिमेंट है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट है। फिर ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सबस्पेसिस है। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है? डिसजॉइंट सबस्पेस। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब डिसजॉइंट सबस्पेसिस के बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है डायरेक्ट सम का। डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसिस। दो सबस्पेसिस का डायरेक्ट सम कब बनता है? ठीक है, डायरेक्ट सम को हम डिनोट करते हैं कैसे? W1 एक गोला बना के उसके अंदर प्लस बना देते हैं, और W1 और उसके अंदर ये प्लस बीच में गोला बना के प्लस लगा के W2 लिख देते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट सम बोलते हैं। दो फंक्शंस का लीनियर सम डायरेक्ट सम कब बन जाता है, ये चीज तुम कब लिख सकते हो, है ना? V जो है, V इज द डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसिस इफ, ऐसे लिख दो, V इज द, V जो है ना, V इज द डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसिस। V जो होगा वो दो सबस्पेसिस का डायरेक्ट सम होगा इफ, यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 इफ, अगर क्या बात सेटिस्फाई करे पहली, V जो है ना इन दोनों का लीनियर सम होना चाहिए, यानी कि W1 और W2 के सारे एलिमेंट्स को तुम ऐड कर दो तो पूरा का पूरा V बन जाए। क्या बन जाए? पूरा का पूरा V बन जाए। दूसरी बात, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है W1 इंटरसेक्शन W2 है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ऐसा हो पा रहा है तो हम V को क्या बोलेंगे? वेक्टर स्पेस को हम क्या बोलेंगे? जो वेक्टर स्पेस है उन दो सबस्पेसेस का लीनियर सम है, सॉरी डायरेक्ट सम है। उन दोनों का क्या है? डायरेक्ट सम है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल्स जो दिए हैं, जरा यहां देखो, अगर मैं तुम्हें यहां पे कहूं क्या फंक्शंस ये दोनों के दोनों डायरेक्ट सम बनाएंगे? क्या W1 और W2 डायरेक्ट सम बनाएंगे? कुछ सोचो, क्या W1 और W2 डायरेक्ट सम बनाएंगे? भाई W1 प्लस W2 अगर तुम कर दो तो सोचो क्या होगा? इस दुनिया के सारे इवन फंक्शंस ले लो और सारे के सारे ओड फंक्शंस को अगर जोड़ते चले जाओ तो इस दुनिया के सारे फंक्शन आ जाएंगे, इस दुनिया के सारे फंक्शन आ जाएंगे, और इन दोनों का इंटरसेक्शन जीरो है, तो पूरा का पूरा फंक्शंस का वेक्टर स्पेस इनसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये दोनों डायरेक्ट सम हो गए, फिर इन दोनों का जो सम होगा वो डायरेक्ट सम बोला जाएगा। सिमिलरली मैट्रिसेस वाला जो एग्जांपल था यहाँ पे मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या मैं एम एन क्रॉस एन को W1 का और W2 का डायरेक्ट सम नहीं लिख सकता? बताओ, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन में तो जीरो है, और अगर इन दोनों को मिला लोगे तो पूरा का पूरा मैट्रिसेस का सबस्पेस बन जाएगा, पूरा का पूरा मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो यहाँ पे हम V को क्या बोल सकते हैं? W1 और W2 का डायरेक्ट सम बोल सकते हैं। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज और क्लियर हो जाएगी कि अगर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 निकालोगे ऐसे केसेस में, जब भी तुम डायमेंशन ऑफ या डायरेक्ट सम की डायमेंशन जब भी निकालते हैं, तो डायरेक्ट सम की जो डायमेंशन होगी वो सिर्फ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर इंटरसेक्शन तो आता ही नहीं है मेरा, इसके अंदर जो है मेरा इंटरसेक्शन तो आता ही नहीं है, उसकी डायमेंशन तो जीरो होगी। बोलो समझे या नहीं समझे? ये तुम्हारा डायरेक्ट सम की कहानी हो गई। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बात, बताओ? ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा ये सबस्पेस वाली कहानी पूरी हो गई है, यहाँ पे हमारी ये सबस्पेस वाली कहानी अब कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या कहानी शुरू करेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरू करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करेंगे। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है ये देखो,
देखो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तो हो गया फंक्शन। और लीनियरिटी क्या होती है फंक्शन के केस में, लीनियरिटी कैसे काम करती है फंक्शन के केस में, लीनियरिटी कैसे काम करती है ये और देख लो ना, फंक्शन लीनियर कब होते हैं तो ये समझते हैं। तो कहता है कि इफ u एंड v आर टू वेक्टर स्पेसेस, आर टू वेक्टर स्पेसेस, then a transformation, then a transformation t from u to v, from u to v is linear if, वो लीनियर होगी अगर, अगर तुम u प्लस v कर देते हो तो जो फंक्शन है ना वो इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए टी यू हो जाए, टी ऑफ यू हो जाए प्लस टी ऑफ वी हो जाए। ये बताओ यहाँ पे एडिशन किसका काम कर रहा है, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे हैं वो क्या है तुम्हारी, टी फ्रॉम यू से वी ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये एडिशन लिखा हुआ है ये एडिशन किसका काम कर रहा है, कौन सा एडिशन है ये वाला एडिशन जो एलएचएस का एडिशन है, जो ये एलएचएस का एडिशन है ये किस कौन सा एडिशन है, ये क्या ये एडिशन और ये एडिशन सेम है दोनों, बताओ क्या ये वाला एडिशन और ये वाला एडिशन सेम है, कुछ सोचो क्या ये दोनों एडिशन सेम है, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे देखो जो ये u और v एलिमेंट्स है ना, ये u और v एलिमेंट्स हैं, स्मॉल u एंड v जो एलिमेंट्स हैं ये इस u से आ रहे हैं, डोमेन वाले वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो एडिशन करेंगे ना वो इस वेक्टर स्पेस वाला एडिशन करेंगे, इस वेक्टर स्पेस के अंदर जो एडिशन फॉलो हो रहा होगा, डोमेन वाले वेक्टर स्पेस के अंदर जो एडिशन फॉलो हो रहा होगा वो वाला एडिशन फॉलो करेंगे। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे जो एडिशन है ना ये u वाला है। अब यहाँ पे t ऑफ u और t ऑफ v ये क्या बन गई, ये इमेजेस बन गई। t ऑफ u कहाँ गया, v में गया, t ऑफ v कहाँ गया, ये भी v में गया। तो ये दो एलिमेंट कहाँ के हैं, ये v के हैं। अब इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो जो एडिशन है ना वो एडिशन v वाला काम कर रहा है यहाँ पे, वो एडिशन यहाँ पे किसका काम कर रहा है, v वाला काम कर रहा है। समझ आ रही है बात। एक दूसरी बात लीनियरिटी की क्या होती है, अगर अल्फा टाइम्स यू काम, अल्फा टाइम्स यू देख रहे हो तो अल्फा टी ऑफ यू हो जाना चाहिए, जो अल्फा है कांस्टेंट है स्केलर है वो बाहर आ जाना चाहिए। अब यहाँ भी यही चीज देखो, यहाँ पे जो ये u को मल्टीप्लाई कराया है, ये जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन हुआ है ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन u का हुआ है, तो यहाँ पे ये u का स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। और यहाँ पे t ऑफ u को अल्फा से गुना किया तो t ऑफ u v का एलिमेंट है, t ऑफ u किसका एलिमेंट है, v का। तो यहाँ पे जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन हुआ है वो v वाला हुआ है। समझ रहे हो। तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है, या कंबाइंडली हम बोलें, अगर हम कंबाइंडली बोलना चाहते हैं इसी बात को, तो कंबाइंडली अगर हम बोलें तो हम ये भी कह सकते हैं कि टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी जो है वो अल्फा टाइम्स टी ऑफ यू हो जाए और प्लस में बीटा टाइम्स टी ऑफ वी हो जाए। यू एंड वी बिलोंग्स टू यू, और यहाँ पे जो अल्फा है वो फील्ड से आ रहा है, यू बिलोंग्स टू यू। ठीक है, ये कंबाइंड कंडीशन होगी। समझे। अब वैसे तो इसको चेक करना लंबा चौड़ा काम है, वैसे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करना लंबा चौड़ा काम है, हमें दो एलिमेंट मानने पड़ेंगे, उनके लिए ये प्रॉपर्टी इसके बराबर सेटिस्फाई करानी है और ये प्रॉपर्टी इसके सेटिस्फाई करानी है। पर हमें क्या मिलेगा, हमने जो सबस्पेस वाली ट्रिक्स यूज की थी ना वो सारी की सारी ट्रिक यहाँ भी काम आ जाती हैं। देखो वो ट्रिक ऐसी सी तो है कि अगर दो एलिमेंट्स का सम करें तो वो सम अलग अलग हो जाना चाहिए, और अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो भी बात सेटिस्फाई कर जानी चाहिए। अब खुद सोचो, अगर मैं तुमको बोलूँ कि मान लो टी ऑफ एक्स वाई एक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने डिफाइन कर दी, क्या एक्स प्लस वन और वाई, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, लीनियर, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है क्या ये लीनियर होगी, खुद सोचो। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होगी, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होगी, खुद सोचो। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर हो सकती है, क्योंकि देखो अगर तुम दो एलिमेंट्स उठाओगे, मान लो x1 y1 है ना, तो मान लो तुमने एक u एलिमेंट उठाया x1 y1 और एक v एलिमेंट उठाया x2 y2। एक समझा देता हूं तुम्हें, फिर प्रोसेस समझ आ जाएगा। अगर अब मैं t ऑफ u प्लस v निकालूं, पहले LHS निकालते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे LHS। तो u कितना है तुम्हारा, u है तुम्हारा x1 y1 प्लस x2 y2, ये है, ये होगा। और ये कितना बन जाएगा तुम्हारा t ऑफ x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, ये बनेगा। ये LHS निकाल रहे हैं। अब ये इमेज कैसे निकाल के देगा, x कोऑर्डिनेट में 1 जोड़ रहा है, तो x कोऑर्डिनेट में 1 जोड़ दो, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस 1 x कोऑर्डिनेट में 1 जोड़ दिया, और y कोऑर्डिनेट ऐसा कैसे। तो वैसे तो इसकी इमेज यहाँ आनी चाहिए। अब अगर तुम t ऑफ u प्लस t ऑफ v करोगे, t ऑफ u प्लस t ऑफ v करोगे, तो t ऑफ u क्या होगा x1 y1, t ऑफ v क्या होगा x2 y2, यही होगा। x1 y1 की इमेज कितनी आएगी, x1 प्लस 1 y1 ये आएगी, और इसकी कितनी आएगी x2 प्लस 1 और y2। अब जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ देखो x1 प्लस x2 और 1 में 1 जोड़ के यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये वही समस्या आई ना जो वेक्टर जो सबस्पेस में आई थी, यहाँ पे वही समस्या आई जो सबस्पेस में आई थी, यहाँ पे भी 1 से 1 जुड़ के कितना हो गया, 2 हो गया, ये समस्या आ गई। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। अब यहाँ पे भी वही सारी की सारी बातें, अक्षित नमस्ते, क्या क्या नहीं होना चाहिए, हायर पावर्स नहीं होनी चाहिए, हायर पावर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
एक्स एंड वाई मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए, एक्स एंड वाई आर नॉट मल्टीप्लाइड, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। या एक्स एंड वाई मल्टीप्लाइड, जो नहीं होना चाहिए मैं वो लिख रहा हूँ, एक्स और वाई मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए, स्पेशल फंक्शंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि सब में वही समस्या आएगी, स्पेशल फंक्शंस नहीं होने चाहिए, नॉन जीरो नंबर्स नहीं होने चाहिए, नॉन जीरो नंबर्स नहीं दिखने चाहिए तुम्हें, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें जहां भी तुम्हें दिख रही होंगी वो कभी भी तुम्हारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। और एक और भी आसान बात बताओ, एक और भी चीज तुम चेक कर सकते हो रिजेक्ट कराने के लिए, सिर्फ रिजेक्ट कराने के लिए, प्रूव कराने के लिए नहीं, रिजेक्ट कराने के लिए। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा जीरो को जीरो के ऊपर ही मैप करती है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा जीरो को जीरो के ऊपर ही मैप करती है। अगर यहाँ पे तुम जीरो जीरो एलिमेंट ले रहे हो तो निकल के भी जीरो जीरो एलिमेंट ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर तुम जीरो जीरो रख दोगे तो एलिमेंट क्या निकल के आ रहा है, 1,0 आ रहा है, तो ये इससे भी रिजेक्ट हो रहा है ना। ओनली फॉर रिजेक्ट, ओनली टू रिजेक्ट, ये यूज कब करना, रिजेक्ट करने के लिए यूज करना, बाकी जरूरत नहीं है तुम्हें इसको यूज करने की, तुम देख के ही बता दो, तुम्हें पेन भी टच करने की जरूरत नहीं है। गुड इवनिंग पीयूष, ठीक है। तो जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स लिख दूं, जैसे कि मान लो टी फ्रॉम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर टी एक्स वाई, पहला मैं कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख देता हूँ, तुम बताना मेरे को, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, दूसरा टी ऑफ एक्स कोमा वाई मोड एक्स कोमा वाई, तीसरा टी ऑफ एक्स कोमा वाई 0 कोमा एक्स वाई, फोर्थ टी ऑफ एक्स कोमा वाई -1 कोमा एक्स, पांचवा टी ऑफ एक्स कोमा वाई साइन एक्स कोमा एक्स प्लस वाई, छठा टी ऑफ एक्स कोमा वाई एक्स प्लस वन वाई प्लस, सातवा टी ऑफ एक्स कोमा वाई 2x माइनस 3y 4y माइनस 3, आठवा टी ऑफ एक्स वाई वाई कोमा 0। बोलो इनमें से बता दो, इनमें से ही बता दो, चलो कौन कौन सी है, बस ये बता दो, एक ही कमेंट में लिखना, एक ही कमेंट में लिख के बता दो इनमें से कौन कौन सी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, बस यही बता दो। बोलो हाँ, मोनी मनीष कह रहा है तीसरी सातवीं आठवीं, गगन कह रहा है फोर्थ सेवन्थ एट्थ। बताने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ, कहने का मतलब ये है, बताने का कोई फायदा नहीं हुआ। रूबल का सही है, बस रूबल का ठीक है। जीव का भी गलत है। अरे नालायक हो, यहाँ पे मैंने प्रॉपरली मेंशन किया है एक्स और वाई मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए, ये जो जो चीज़ नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है, जो जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एक्स और वाई मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, अगर एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो गए तो डिग्री ज़्यादा नहीं हो गई, तो ये एक्स वाई वाले को कैसे कह रहे हो तुम, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा, ये तो मैंने बताया ही था तुम्हें। यहाँ पे देखो पावर 2 भी आ रही है और 1 भी आ रहा है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे स्पेशल फंक्शन आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे एक्स वाई दिक्कत कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे -1 दिक्कत कर रहा है, नॉन जीरो नंबर है, तो -1 और -1 जुड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे साइन एक्स आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे x + 1 और y + 2 आ रहा है, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसमें क्या समस्या दिखी भाई तुम्हें, इसके अंदर क्या समस्या है बताओ। यहाँ पे दो ऐड थोड़ी ना हो रहा है, 2 + 2 जुड़ के 2x1 और 2x2 को जब ऐड करोगे तो क्या दिक्कत आएगी, इनको ऐड कर लो, 2 × में x1 + x2 आ जाएगा। हमने ऐसा क्वेश्चन क्या सबस्पेस में नहीं किया, क्या हमने ऐसा सबस्पेस चेक नहीं किया, यहाँ पे तो 2 कॉमन आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ऐसा ही तो एलिमेंट दिख रहा है जैसा ये है, इसमें कोई समस्या नहीं है, सारे परफेक्टली फाइन है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और इसमें क्या समस्या है, ये तो एकदम बढ़िया है, यहाँ पे 0 है और यहाँ y है, कोई दिक्कत नहीं है, y y वाले जुड़ेंगे तो नया y आ जाएगा, 0 0 जुड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो सिर्फ 7th और 8th लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ तुम्हारी 7th और 8th लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ तुम्हारी 7th और 8th लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? तो पेन को टच नहीं करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब भी चेक करना होगा तो बिना पेन को टच किए आंसर बताएंगे।
ठीक है। पेन को टच करने की जरूरत ना पड़े। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं क्या, दो बातें। एक को तो बोला जाता है कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल क्या होता है? कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एट्थ में क्या बताऊं भाई मोनी, अरे भाई जीरो है, जीरो कोई दिक्कत नहीं करता, जीरो जीरो में जुड़ के जीरो ही देता है, और वाई क्या दिक्कत कर रहा है? मेरे को तो नहीं समझ आ रहा है इसमें दिक्कत करने की बात क्या है, ये बताओ। समझ में क्या नहीं आ रहा तुम्हें, दिक्कत हो किस चीज से रही है? ना तो वाई से दिक्कत हो रही, ना जीरो से दिक्कत हो रही, क्या दिक्कत है? कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखो क्या होता है। देखो वो क्या कहता है कि एक ऐसा सेट, इसको हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, कर्नल ऑफ टी में क्या आएंगे, कहता है अगर टी एक ऐसी, ऐसे लिख लो, टी अगर एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से लेके वी तक, इफ देन, तो कर्नल ऑफ टी एक ऐसा सेट बनता है जिसके अंदर बहुत सारे यू आते हैं। कहाँ के? डोमेन वाले यू। ये डोमेन के एलिमेंट्स का सेट होता है। ये क्या होता है? डोमेन के एलिमेंट्स का सेट होता है। और डोमेन के वो एलिमेंट्स का सेट होता है जिनकी इमेज जीरो बनती है। डोमेन के उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो जीरो पे मैप हो जाते हैं। यानी कि अगर ये वाला u है और ये वाला v है, तो यहां वाले वो एलिमेंट्स जो कहां जाएं, v की जीरो पे जाएं, v की जीरो पे जो मैप हो रहा होगा, तो इनका जो ये स्पेस बनेगा ये कर्नल ऑफ t बनता है। समझ आ रही है बात? ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स ढूंढ लेंगे जो जीरो पे मैप हो रहे हैं, उनका जो सेट बनेगा उसको कर्नल ऑफ t बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात, फिर आता है रेंज ऑफ t। रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो कुछ भी नहीं है, जो जो सारे के सारे एलिमेंट्स की इमेज बनेगी उनका सेट। रेंज तो हमें पता ही है क्या होता है, रेंज तो हमें पता ही है क्या होता है। क्या होता है रेंज? एक एलिमेंट, एक फंक्शन से जो भी इमेजेस बनते हैं उन इमेजेस के सेट को हम रेंज बोल देते हैं। तो क्या कहता है, अगर इफ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू से लेके वी तक डिफाइंड है, तो रेंज ऑफ टी, रेंज स्पेस ऑफ टी, इसको हम कैसे लिखते हैं? कहते हैं जितने भी यू है ना उन सबकी इमेज निकाल लो, उनका सेट। इधर जितने भी यू हैं उन सब की इमेज निकाल लो, जो जो आ रही है उन सब का एक सेट बना लो, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू। इस सेट को हम बोलते हैं, ये क्या हो गया? रेंज ऑफ टी हो गया, रेंज का सेट हो गया। समझ रहे हो? अब यहां से इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि कर्नल ऑफ टी जो होता है ना, इज द सबस्पेस ऑफ यू। ये तो यू का सबस्पेस होता है। कर्नल ऑफ टी जो होता है ये तो यू का सबस्पेस होता है। और रेंज स्पेस ऑफ टी जो होता है ना, रेंज ऑफ टी, ये क्या होता है? इज द सबस्पेस ऑफ वी। ये बाद वाले सेट का सबस्पेस बनता है। यानी कि ये भी वेक्टर स्पेस होते हैं, ये भी दोनों के दोनों क्या होते हैं? वेक्टर स्पेस होते हैं। यानी कि अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर स्पेस होते हैं तो इनकी डायमेंशंस भी होंगी। जो भी वेक्टर स्पेस बनेगा उसकी डायमेंशन तो निकलेगी। यानी कि जो कर्नल ऑफ टी जो है उसकी डायमेंशन निकलेगी। कर्नल ऑफ टी की क्या निकलेगी? डायमेंशन निकलेगी। इसकी डायमेंशन को जो कर्नल कर्नल स्पेस बोलेंगे अब इसको, क्योंकि सब स्पेस बन गया तो इसको हम कर्नल स्पेस बोलते हैं। तो कर्नल की जो डायमेंशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नलिटी ऑफ टी। क्या? नलिटी ऑफ टी। नलिटी ऑफ टी क्या होता है? कर्नल स्पेस की डायमेंशन को नलिटी बोला जाता है। ठीक है। और डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, रेंज स्पेस की भी डायमेंशन निकल जाएगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? ये रैंक ऑफ टी होता है। रैंक ऑफ टी होता है, तो हम क्या बोलते हैं? ये रैंक ऑफ टी होगी। समझ आई बात? नलिटी क्या होगी? कर्नल स्पेस की डायमेंशन। रैंक क्या होगी? रेंज स्पेस की डायमेंशन। ठीक है। अब इन दोनों का यूज करके एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम देखो क्या कहती है। रैंक नलिटी थ्योरम कहती है कि अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू से वी, यू से वी तक अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो देन इसको ना, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इनकी नोटेशन भी है, इसको तो हम डिनोट करते हैं ईटा से। इसको ईटा बोलते हैं, जो बड़ा साइन दिख रहा है। नलिटी को हम डिनोट करते हैं ईटा से, और रैंक को हम डिनोट करते हैं रो से। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है? अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू से वी तक डिफाइंड है, तो देन रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी और प्लस में नलिटी ऑफ टी, यानी कि रेंज स्पेस की डायमेंशन प्लस में नल स्पेस की जो डायमेंशन होगी, वो जो डोमेन वाला सबस्पेस था, जो डोमेन वाला वेक्टर स्पेस था, उसकी डायमेंशन के बराबर आती है हमेशा। उसकी डायमेंशन की हमेशा क्या आती है? इक्वल आती है। ये हमारी रैंक नलिटी थ्योरम है। ये हमारी क्या हो गई? रैंक नलिटी थ्योरम हो गई। समझे इस बात को? इसको हम क्या कहते हैं? रैंक नलिटी थ्योरम कहते हैं। अभी थोड़ी सी और बातें डिस्कस करेंगे, थ्योरी करेंगे, अभी थोड़ी सी और थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे कोई सवालों पे, सवाल कैसे करना है। अब ये तो हो गई रैंक नलिटी थ्योरम। अब यहां से कुछ थ्योरम्स हैं, पहले ये बात समझो। एक होती है सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? सिंगुलर होती है, सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और एक होती है नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक होती है नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तुम्हें याद हो, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती थी 12वीं क्लास में। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती थी? जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता था। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती थी? जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता था। वैसी सी कुछ बात है। कहता है अगर एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो सिर्फ और सिर्फ जीरो को ही जीरो पे मैप करा रही है, अगर एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो सिर्फ और सिर्फ जीरो को ही जीरो पे मैप करा रही है, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर होगी। एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो सिर्फ और सिर्फ जीरो को ही जीरो पे मैप करा रही है, उसको हम बोलेंगे क्या? वो नॉन सिंगुलर होती है। और अगर कोई ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो किसी नॉन जीरो एलिमेंट को भी जीरो पे मैप करा दे, जो किसी नॉन जीरो एलिमेंट को भी जीरो पे मैप करा दे, जैसे कि देखो, मान लो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो एक्स वाई जेड एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये है एक्स जीरो जीरो। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है? बताओ। क्या ये सिर्फ और सिर्फ जीरो को ही जीरो पे मैप कराएगी? सोचो, क्या ये सिर्फ जीरो को जीरो पे मैप कराएगी, या कोई तुम्हें नॉन जीरो ऐसा एलिमेंट भी दिख रहा है जिसकी इमेज जीरो आ जाए? सोचो सोचो। क्या ये किसी नॉन जीरो एलिमेंट को भी जीरो पे मैप करा सकती है? सोचो। अरे ये तो बहुत आसान सी बात है, इसमें क्या है? संजीव कह रहा है सिर्फ जीरो को ही जीरो पे मैप कराएगी। अरे भाई, इतनी भी बुद्धि नहीं काम कर रही तो क्या काम करेगी? 100 की इमेज कितनी आएगी? निकालना। 100 की इमेज कितनी आएगी? सॉरी, 100 की नहीं, 001 की इमेज कितनी आएगी? बताओ, उल्टा लिख दिया। 001 की इमेज निकालो, कितनी आएगी? 012 की इमेज निकालो, कितनी आएगी? 010 की इमेज कितनी आएगी? निकालना जरा, इन सब की इमेज कितनी आएगी? निकालो। क्या कहता है? एक्स रखना है, वाई को जीरो, जेड को जीरो, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो है, वाई और जेड तो ऑलरेडी जीरो ही है। इसकी इमेज कितनी आएगी? जीरो 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 ही आएगी। इसकी इमेज कितनी आएगी? रखो एक्स वाई जेड की वैल्यू, जीरो 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 ही आएगी। तो ये नॉन जीरो एलिमेंट्स नहीं दिख रहे जिनकी इमेज जीरो बन रही है? नॉन जीरो एलिमेंट्स नहीं दिख रहे हैं तुम्हें जिनकी ये इमेज जीरो बना रहा है ना? नॉन जीरो एलिमेंट्स दिख रहे हैं जिनकी ये इमेज जीरो बना रहा है। इसका मतलब ये सारी, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, ये सिंगुलर थी। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी? ये सिंगुलर थी। समझ रहे हो? अब जरा मुझे ये वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताओ, क्या इसके साथ कभी ऐसा हो सकता है? मान लो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख दी मैंने कि भाई एक्स वाई जेड की इमेज वो वाई जेड एक्स बना देगा, एक्स वाई जेड की इमेज वो उल्टी पुल्टी कर देगा। तो जरा मुझे बताओ, तुम्हें क्या ये कभी तुम्हें किसी नॉन जीरो एलिमेंट की इमेज जीरो बना के दे सकती है? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ये वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कभी तुम्हें नॉन जीरो की इमेज जीरो बना के दे सकती है? बताओ। बोलो। कभी नहीं हो सकता ऐसा। सिर्फ और सिर्फ जब तुम तीनों एलिमेंट्स को जीरो लोगे, तभी ये जीरो 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 बनाएगा, और कभी नहीं हो सकता ऐसा। ये सिर्फ और सिर्फ जीरो 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 को ही जीरो 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 पे मैप कराएगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन को फिर हम नॉन सिंगुलर बोलेंगे। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर बोलेंगे। ठीक है, तो अब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। डेफिनेशन का मतलब, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? कहता है इफ पी ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो है, अगर ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसके लिए इमेज जीरो आ रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब यू ही जीरो हो, और कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर किसी एलिमेंट को जीरो पे मैप कराया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब वो एलिमेंट ही जीरो हो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट, अगर यहाँ पे एटलीस्ट वन यू मिल जाए, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन यू जो जीरो नहीं है, तुम्हें अगर कम से कम एक ऐसा यू मिल जाए जो जीरो नहीं है, और वो किस पे मैप हो जाए तुम्हारा? वो मैप हो जाए जीरो पे। वो मैप किस पे हो जाए? जीरो पे मैप हो जाए, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। जैसा कि दिख रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट्स जीरो पे मैप हो गए। ठीक है, तो ये कहानी हो गई सिंगुलर की। देखो, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो फिर ये वन वन भी होगी, है ना? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन भी होगी, वही फंक्शन है तो वन वन ऑन टू भी तो होगा। तो वो क्या कहता है कि ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू से वी इज वन वन, इज वन वन इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ टी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इस बात को समझते हैं यहाँ से वो क्या क्या कहना चाह रहा है।
क्या कह रहा है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 तब होगी जब उसके कर्नल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट आए। कर्नल स्पेस में 0 एलिमेंट आने का मतलब क्या है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक 0 ही ऐसा एलिमेंट था जो 0 पे मैप हुआ जाके। कर्नल स्पेस का मतलब क्या बताया था, कर्नल ऑफ टी एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जो 0 पे जाके मैप होते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो 0 पे जाके मैप हुए हैं। यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ 0 ही ऐसा एलिमेंट था जो 0 पे जाके मैप हुआ है, और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था। यानी कि हम ये कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 होगी, और 1 1 हुई तो फिर ये बात भी सेटिस्फाई करेगी। मेरी बात समझ आ रही है? अब देखो इस एक बात से मैं क्या क्या कह सकता हूँ, बताना एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 हुई, या तो ये बात बोल दो, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 हुई तो उसका कर्नल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ एक 0 एलिमेंट आएगा। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 हुई तो उसके कर्नल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट आएगा। तीसरा, कर्नल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट आए, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 0 ही 0 पे जाके मैप हुआ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टी जो है वो फिर नॉन सिंगुलर भी रही होगी? बोलो, क्योंकि हमने देखा ना कि जब सिर्फ 0 ही 0 पे मैप होता है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर होती है। कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुम्हें यहां से। चौथी बात, अगर मैं ये बोलूं कि नलिटी जो है ना मैट्रिक्स की, सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो नलिटी होगी वो नलिटी 0 भी होगी। नलिटी 0 क्यों होगी, क्योंकि कर्नल स्पेस में सिर्फ 0 एलिमेंट है, तो इसकी डायमेंशन तो फिर 0 ही होनी है, इसकी डायमेंशन तो सिर्फ और सिर्फ 0 ही होनी है। आया ना? बोलो, आया ना? तो ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। अगर इनमें से एक भी बात बात अगर हो गई, इन चारों में से अगर एक भी बात हो गई तो चारों बात हो जाएंगी। अगर तुम्हें एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई जो इन चारों में से एक भी बात सेटिस्फाई कर जाएगी तो बाकी की तीन अपने आप कर जाएंगी। समझ गए? बोलो, ठीक है, ये पहला रिजल्ट है, पहली थ्योरम है। दूसरी बात कहता है कि ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ टी एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी सच दैट डायमेंशन ऑफ यू जो है ना वो डायमेंशन ऑफ वी के बराबर है। यू और वी की डायमेंशन सेम है। यू और वी की डायमेंशन क्या है? यू और वी की डायमेंशन सेम है। इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ टी इज ऑन टू। ये बात समझना ध्यान से। क्या कह रहा है? ऑन टू कब होती है? पहली बात तो एक फंक्शन ऑन टू कब होता है? जब हर एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाती है। हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलने का मतलब जब जो तुम्हारी रेंज है, जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो जाती है। जो रेंज है तुम्हारी वो कोडोमेन के बराबर हो जाए। रेंज कोडोमेन के होने के बराबर क्या है कि जो रेंज स्पेस है ना वो तुम्हारा पूरा का पूरा वी ही बन जाए। ये होने का मतलब क्या है कि जो रैंक है ना, तुम्हारी रैंक है, अगर वो वी की डायमेंशन के इक्वल आ जाए, अगर जो तुम्हारी रैंक है वो क्या आ जाए, वी की डायमेंशन के इक्वल ही आ जाए, तो हम बोलेंगे कि हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू है। अब खुद सोचो, यू और वी की डायमेंशन सेम है, यू और वी की डायमेंशन सेम है। एक एग्जांपल से समझ लो, मान लो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि टी जो है ना वो 1 1 है। टी 1 1 होने का मतलब क्या है? टी 1 1 होने का मतलब है कि उसके कर्नल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट है। कर्नल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट होने का मतलब है कि उसकी नलिटी 0 है। अगर उसकी नलिटी 0 है तो अगर मैं रैंक नलिटी थ्योरम लगाऊंगा, अगर मैं रैंक नलिटी थ्योरम लगाऊंगा तो यू की डायमेंशन 2 है, नलिटी 0 है, और ये नलिटी 0 है, तो रैंक ऑफ टी कितनी आ जाएगी तुम्हारी? रैंक ऑफ टी 2 आ जाएगी, और वी की डायमेंशन भी 2 ही थी। ये तभी तो हुआ ना जब यू और वी की डायमेंशन सेम दी हुई थी। अगर यू और वी की डायमेंशन सेम नहीं होती तो ये कुछ और हो सकता था। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगी? 1 1 हो जाएगी, सॉरी ऑन टू हो जाएगी। और अगर सोचो, अगर ऑन टू हुआ, उल्टा देखें, अगर ऑन टू हुई तो ऑन टू होगी तो फिर जो तुम्हारी रैंक है और जो ये डायमेंशन है ये सेम होंगी, कट जाएगी, नलिटी 0 आ जाएगी। नलिटी 0 आने का मतलब टी 1 1 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर यू और वी की डायमेंशन सेम है और टी 1 1 है तो फिर उस केस में टी ऑन टू भी होगा। मेरे को उम्मीद है बात थोड़ी घुसी होगी दिमाग में, ठीक है। एक लास्ट रिजल्ट और देखो, अगर टी सिंगुलर हो गया तो उसका क्या मतलब है? इफ टी इज सिंगुलर, अगर टी सिंगुलर हो गया तो इन बातों का क्या मतलब है? इन सब से हम क्या क्या बातें बोल सकते हैं? अगर टी सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है? अगर टी सिंगुलर है तो कोई ना कोई ऐसा यू नॉन जीरो मिला होगा तुम्हें जो 0 पे जाके मैप हो गया होगा। अगर तुम्हें एक ऐसा सिंगुलर है, सिंगुलर होने का मतलब क्या है कि एक ऐसा नॉन जीरो यू मिल गया होगा जो 0 पे चला गया होगा। वो नॉन जीरो पे जाने का, वो नॉन जीरो यू 0 पे जाने का मतलब क्या है? वो नॉन जीरो यू 0 पे जाने का मतलब ये है कि वो नॉन जीरो यू 0 पे जाने का मतलब ये है कि उसका जो कर्नल स्पेस है उसके अंदर सिर्फ 0 नहीं आएगा, कुछ और भी आएगा। उसके अंदर सिर्फ 0 नहीं आएगा, उसके अंदर कुछ और भी आएगा। कर्नल स्पेस में अगर कुछ और आ गया
तो इसका मतलब वो 1 1 नहीं हो सकती, टी इज नॉट 1 1, इसका मतलब फिर वो 1 1 नहीं हो पाएगा। अगर नलिटी, अगर रैंक में कर्नल स्पेस में जीरो नहीं है, जीरो से आगे भी कोई है, यानी कि जो उसकी नलिटी है फिर वो जीरो नहीं रहेगी, उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर मिलेगा, तो उसकी नलिटी फिर 1 या 1 से बड़ी होगी। यहाँ पे ये चारों बातें सेम होंगी, आर इक्विवेलेंट। अगर इनमें से एक भी बात तुम्हें लिखी दिख जाए तो सारी बातें फिर सेम हो जाएंगी। समझ में आई यहाँ तक बात? बोलो साहबो, क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो जैसे कि ये है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मान लो आर क्यूब से आर क्यूब पे, और जो टी एक्स वाई जेड है, देखो डायमेंशन सेम है, और ये किस पे मैप कर रही है? एक्स वाई या 0 वाई जेड पे कर रही है, मान लिया 0 वाई जेड पे कर रही है, या 0 0 जेड पे, मान लो 0 0 जेड पे कर रही है। ठीक है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके लिए ये सारी बातें एक बार डिस्कस कर देते हैं जल्दी जल्दी, जो हमने पीछे किया एक बार सारी बातें डिस्कस कर देते हैं, फिर खत्म करेंगे लेक्चर। सबसे पहले वो निकालने की कोशिश करो, इसकी नलिटी निकालने की कोशिश करो। तो नलिटी के लिए हमें क्या करना है? इसको जीरो के बराबर रख के देखना है। हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो 0 0 पे जाएंगे, हमें देखना है कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो 0 0 पे जाएंगे, जब तो नल स्पेस निकलेगा। अब टी एक्स वाई जेड क्या होगा? 0 0 जेड इज इक्वल टू 0 0 0 होगा। यहां से मेरे को क्या पता लगा कि जेड 0 होना चाहिए, एक्स और वाई बेशक कुछ भी हो, एक्स और वाई बेशक कुछ भी हो, जेड 0 होना चाहिए। तो यानी कि कर्नल ऑफ टी पता लग गया तुम्हें। कर्नल स्पेस के अंदर किस तरीके के एलिमेंट आएंगे? कहता है एक्स वाई कुछ भी हो, जेड 0 होना चाहिए, यानी कि इसमें आएगा एक्स वाई और 0, इस तरीके के एलिमेंट्स आएंगे कर्नल स्पेस के अंदर। अगर तुम्हें ये पता लग गया तो कर्नल स्पेस की डायमेंशन पता लग गई। नलिटी कितनी हो गई? नलिटी 2 हो गई, नलिटी 2 हो गई, नलिटी नॉन जीरो हो गई। इसका मतलब क्या पता लग गया? टी नॉन सिंगुलर भी है, टी क्या है तुम्हारी? नॉन सिंगुलर भी है, टी 1 1 भी नहीं है, टी इज नॉट 1 1, टी इज नॉट 1 1, टी तुम्हारी फिर 1 1 भी नहीं है ना। नलिटी 2 हो गई, नलिटी 2 हो गई, तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी कितनी होगी तुम्हारी? वो 3 होगी। रैंक हमें निकालनी है, नलिटी 2 है, तो रैंक कितनी हो जाएगी? फिर रैंक हमारी 1 हो जाएगी। ये सारी कहानी हमने कर ली। चलो भाई आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर मैं फ्लो में थोड़ा ज़्यादा गहराई में घुस गया हूँ तो एक बार वापस से देख लेना पिछला आधा घंटा, ठीक है? मेरे को तो थोड़ा मजा सा आ रहा था, इसलिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें बता दी इधर उधर घुमा के। मेरे को उम्मीद है ये बातें तुम्हें सारी समझ आ गई होंगी, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अब हम मिलेंगे 11 तारीख को, और मेरे को उम्मीद है कि तुम अपना समय खराब नहीं करोगे और हम DSSB की नोटिफिकेशन के साथ मिले, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हम नोटिफिकेशन के साथ 11 तारीख को मिले, खुशखबरी के साथ, है ना? तो अपना टाइम वेस्ट मत करना। जो बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं वो अपना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ लेना भी।